नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर पेंच अभी भी बरकरार है। राजभवन और राज्य सरकार के बीच टकराहट जारी है। ऐसे में मामले में सियासत भी चरम पर है। आरक्षण पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल और राजभवन के विधिक सलाहकारों पर लगातार सवाल खड़े किए हैं। एक बार फिर मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सब कुछ आदिवासी समाज के हित में किया जा रहा है। राज्यपाल को बिल वापस कर देना चाहिए। सीएम ने कहा कि राज्यपाल केवल और केवल आरक्षण को टालने का बहाना ढूंढ रही हैं। तो आरक्षण पर टकराव देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर किसका दांव चलेगा। आरक्षण पर जो सियासी रण है, सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। राजभवन से अभी तक के आया नहीं है हस्ताक्षर होके। भारतीय जनता पार्टी के नेता कब राजभवन में कहेंगे कि हस्ताक्षर करे, क्योंकि विधानसभा में पारित किए तो फिर दो मुंह कैसे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही, तो उसको जो जवाब देना था हमने जवाब दे दिया। अब उसको तो अब ये है कि संतुष्ट होना नहीं है, तो फिर दूसरे प्रश्न होंगे, फिर जवाब दूंगा, फिर उसको संतुष्ट होना नहीं है, फिर तीसरे बार लिखेगी। मतलब वो वापस करना नहीं है, बिल को वापस करना नहीं है, राष्ट्रपति को भेजना नहीं है, खुद रखेगी तो लोग आलोचना करेंगे। तो बहाना प्रश्न पूछे ना, मैं फिर उत्तर दूंगा, लेकिन उसका मतलब उससे क्या है, वो डिले करना चाहती, नहीं लागू करना चाहती। हम भूपेश बघेल जी से जानना चाहते हैं कि हमारे अनुसूचित जनजाति आदिवासी वर्ग का 32% आरक्षण समाप्त करने के लिए कौन दोषी है। 4 साल से भूपेश बघेल जी की सरकार है। इस सरकार ने उस 32% आरक्षण को बचाए रखने के लिए, जीवित रखने के लिए क्या क्या किया। और ये जब सुप्रीम कोर्ट में गए उस अधिसूचना को रद्द करने के आदेश के विरुद्ध, तो उन्होंने 58% आरक्षण के ऊपर में स्टे क्यों नहीं मांगा। मैं तो कहूंगा कि भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ के नौजवानों की कैरियर किलर सरकार है। उनके कैरियर को समाप्त करने वाली सरकार है। हाई कोर्ट ने स्वयं ने पूछा कि ये 58% आरक्षण बनाए रखने के लिए आपके पास में कोई दस्तावेज हैं, आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई दस्तावेज प्रस्तुत हाईकोर्ट में नहीं किए। तो जिस तरीके से ये देखने में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर के लगातार सियासत देखने को मिल रही है, आज उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे सत्यप्रकाश जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे देवलाल ठाकुर जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय चंद्राकर जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा सत्यप्रकाश जी से। सत्यप्रकाश जी, अभी आपने सुना ब्रजमोहन अग्रवाल जी का जो बयान आया था, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई आपकी जो सरकार है वो करियर किलर सरकार है। उन्होंने एक नया शब्द इजाद किया है, वो कह रहे हैं करियर किलर सरकार है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कैरियर किलर तो भाजपा है, और ये अभी से नहीं है। 15 साल का इनका शासन देख लीजिए, और अभी 4 साल में, और अभी ये आरक्षण बिल का देख लीजिए। देखिए, आरक्षण का जो विधेयक जो विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित हुआ, 90 विधायकों ने इस पर सर्वसम्मति दी। इसका मतलब हुआ कि 90 विधायक जो है वो अपने एरिया के जनप्रतिनिधि है। मतलब जनता का भी, आप समझिए, जनता का भी समर्थन है इस विधेयक के साथ। तो जो विधेयक सर्वसम्मति से विधानसभा से पास हो गया, जनता का पूरा समर्थन है, वो विधेयक राज्य भवन में जाता और वहां हस्ताक्षर नहीं होते। जबकि राज्यपाल महोदया ने ही बोला था कि विधेयक जैसे ही उनके पास आएगा बिल, वो तुरंत हस्ताक्षर करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का ये अड़ंगा है। देखिए, केंद्र सरकार चाहे वो केंद्रीय एजेंसियां हो, यहां तक अब राजभवन का भी वो राजनीतिकरण करना चालू कर दिए। ये जब वहां से राजभवन से ये आया था सुझाव कि आप विशेष सत्र बुलाइए, हम उसका हस्ताक्षर कर देंगे, राज्यपाल महोदय ने बोला था, तो फिर अब किस बात की रोक। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो है, वो राज्यपाल को 2 अधिकार देता है। एक, या तो वो विधायक को, बिल को वापस सरकार को भेजे, उसके साथ आप संलग्न कर सकते हैं, भाई हम इसलिए साइन नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते, या इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजे सुझाव के लिए, आप जो भी समझने के लिए, यहाँ के जो राज्यपाल चाहे तो
तो ये ना करते हुए उन्होंने एक 10 सवाल भेजे सरकार को, फिर भी सरकार ने कोई इसमें नहीं देरी की। सरकार ने बोला चलो जनता की भलाई के लिए अगर हमको कुछ करना पड़ा है तो हम उसके भी जवाब देंगे। अब जब जवाब भी चला गया, 27 दिन हो गए हैं, देखिए मैंने पट्टी भी लगाई, 27 दिन से राजभवन में ये बिल अटका हुआ है। क्यों अटका हुआ है? ये सीधी तौर पर केंद्र सरकार जो है वो राजभवन के ऊपर भी दबाव बना रही है, राजभवन को भी एक राजनीतिकरण बना दिया, एक राजनीतिक अड्डा बना दिया। अभी तक तो सिर्फ केंद्र की एजेंसियों में ही राजनीतिकरण हो रहा था, पर अब राजभवन में भी राजनीतिकरण हो रहा है, उसको भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया, उसको भी अड्डा बना दिया। और ये नहीं चाहते कि आरक्षण मिले। देखिए चाहते भ्रम पैदा रहे, केंद्र सरकार चाहती है कि छत्तीसगढ़ जनता भ्रम में रहे कि कांग्रेस सरकार को नहीं कर दे रही, मगर देखिए छत्तीसगढ़ जनता बहुत समझदार है, वो सब जानती है कि अड़ंगा कौन लगा रहा है। जब हम विशेष सत्र लेके आ रहे हैं, हम उसको सर्वसम्मति से पास कर रहे हैं, उसको राजभवन में भेज रहे हैं, तो सारा कुछ हम कर ही रहे, मगर ये क्या कर रहे हैं, उनको केंद्र से अड़ंगा। भाजपा ने भाजपा चाहे तो राजभवन में क्यों नहीं जा रही और वो दबाव बना रही राज्यपाल महोदय के ऊपर किसी ऊपर हस्ताक्षर कर दे। केंद्र में इनकी सरकार है, वहां से क्यों नहीं दबाव बनवा रही है कि हस्ताक्षर करे, मगर ये अनैतिक दबाव जरूर बनवाएगी, मगर जो जनता की भलाई के लिए हो, जो जनता सरकार जो बिल हो, उसके लिए दबाव नहीं बनाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम की, एक झूठ की, एक जानबूझ के एक जनता के बीच में भड़काने की और उनको लड़ाने की और सरकार के खिलाफ, छत्तीसगढ़ की सरकार के खिलाफ एक किसी तरह षड्यंत्र रचने की एक इन लोग की मंशा रहती है भाजपा की। और किसी तरह ये साइन ना हो, आदिवासी को, ओबीसी को उनका हक ना मिले, इनकी तो मंशा ही नहीं थी। देखिए आप हाईकोर्ट का जो निरस्त हुआ उसमें भी जो हर बार ये बात सामने आती है कि 2 आयोग बनाए गए थे रमन सिंह जो, उनकी अभी तक उनकी रिपोर्ट ही नहीं पेश की हाईकोर्ट में, तो इसकी वजह से वहां पर निरस्त होता। जब हाईकोर्ट से जब निरस्त हुआ तो उस हाईकोर्ट जज साहब ने उन्होंने एक टिप्पणी की कि हमको एक इसके साथ में सार्थक कोई भी डॉक्यूमेंट प्राप्त नहीं हुआ जिसकी वजह से हम इसको निरस्त करते, तो इनके पास डॉक्यूमेंट होते हुए इन्होंने वहां पे नहीं दिया। तो इसका ये क्या दर्शाता है? ये साफ साफ दर्शाता है कि शुरू से ही नहीं चाहते थे, ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करना चाहते, शुरू से नहीं चाहते थे कि आरक्षण दे। और यहां तक इनके तो मोहन भागवत जी ये तक बात बोल चुके हैं कि भाई दलितों को, आदिवासी को आरक्षण मिलने का हक नहीं है। इनकी तो मंशा देखिए, मोदी जी की मंशा देख लीजिए, वो जब सत्ता में आए थे तब भी उन्होंने बोला था कि आरक्षण को एक बार फिर से सर्वे करना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा। तो इनकी तो मंशा ही नहीं है। आप केंद्र से लेकर राज्य तक में आ जाइए, इनकी मंशा नहीं है कि आदिवासी को आरक्षण मिले, ये चाहते नहीं कि आदिवासी को आरक्षण मिले। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं देवलाल ठाकुर जी से। एक सवाल मैं आपके माध्यम से भाजपा जी एक सवाल बस मेरा है। बोलिए। देवलाल ठाकुर जी यहाँ प्रवक्ता बैठे भाजपा, उनसे एक सवाल करना चाहूंगा। कर्नाटक में ये संशोधन बिल इनका पास होता है, 50% से ज्यादा वहां पास हो गया और राज्यपाल वहां के साइन भी कर देते, तो ऐसा क्यों? कर्नाटक में वही संशोधन पास होता है, राज्यपाल वहां के साइन भी कर देते, मगर छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं होता। ऐसा भाई यहाँ के बिल में क्या दिक्कत है जो यहाँ के बिल नहीं साइन होता, मगर कर्नाटक में आपका साइन हो जाता है 50% से ऊपर और राज्यपाल तुरंत साइन भी कर देते। तो ये एक सवाल मेरा जरूर है देवलाल ठाकुर से। बिल्कुल वाजिब सवाल आपने पूछा है, बिल्कुल वाजिब सवाल आपने पूछा है सत्यप्रकाश जी, कि कर्नाटक में वो पास हो जाता है लेकिन छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं। चलिए देवलाल जी बताइए, क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को आरक्षण देने का काम जो की थी भारतीय जनता पार्टी ने की थी, इसमें कांग्रेस का कहीं रोल नहीं था। 32% जो आरक्षण है भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। इन 4 सालों में कांग्रेस की सरकार ने आदिवासियों के आरक्षण को बचाने के लिए किसी भी तरीके से अच्छा पक्ष उच्च न्यायालय में नहीं रख पाई, जिसका खामियाजा ये निकला कि आदिवासियों का आरक्षण छीना गया, जिसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार कांग्रेस की वर्तमान सरकार है, जो बहानेबाजी करके इस नाकामी से नहीं बच सकती। ठीक नहीं आ रही है, इसको छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोहरे चरित्र वाले मुख्यमंत्री, हमेशा इस प्रदेश को गलत दिशा में मोड़ रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि आदिवासियों के हितैषी हैं, जबकि वो वर्ग से वर्ग और जाति से जाति को लड़ाने का कार्य कर रहे हैं। उनकी मंशा इसी से साफ हो जाती है कि उच्चतम न्यायालय में जब इनको वकील खड़े करना था आरक्षण को बचाने के लिए, तब इन्होंने उच्चतम न्यायालय में वकील नहीं खड़ा किया। ये पूरा प्रदेश देख रहा है। और इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इन लोगों को, कांग्रेस के लोगों को संविधान में भरोसा है, तो इन लोग राजभवन के ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं? अगर इन्हें संविधान में भरोसा रहता तो जब किसी उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में केस चले गया है, वहां पर इन्होंने 58% के लिए स्थगन नहीं मांगा। ऊपर से जब इन्हें स्थगन मांगा ही नहीं तो वहां से स्थगन मिलता ही कैसे? इनकी मंशा ही नहीं थी कि वर्गों को आरक्षण मिले, इनकी मंशा ये रही कि वर्गों का वर्गीकरण होते रहे और एक दूसरे से लड़ते रहे। और कहीं ना कहीं अभी जो तेलंगाना जैसी बातें आती है, आपकी कर्नाटक जैसी बातें आती है, तो 9वीं अनुसूची को ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफाइन कर दिया है कि उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसको भी
कई मामलों में चैलेंज किया जा सकता है। जैसे अभी तेलंगाना में मामला आया है, लोकसभा के पटल में भी ये रखा गया था, जिसको अस्वीकार कर दिया गया है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन अगर ये लोग संविधान को मानते हैं तो संवैधानिक अधिकार तो आदिवासियों का 32% का संवैधानिक अधिकार सुरक्षित है, तो क्यों नहीं अभी पृथक रूप से आदिवासियों को 32% आरक्षण कांग्रेस की सरकार दे देती। अगर सही में आदिवासियों के हितैषी हैं, आप आदिवासियों को ढाल बनाकर आरक्षण का खेल खेल रहे हैं, जातिवाद का खेल खेल रहे हैं, तो क्यों आदिवासी समाज को 32% आरक्षण दे देते। या आदिवासियों को 32% आरक्षण देने से आपको न कोर्ट ने रोका है न किसी ने रोका है, वो तो तय आपको करना है, क्योंकि जनसंख्या अनुपात में भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि आदिवासियों को उसी अनुपात में आरक्षण देना है। तो इसमें कांग्रेस रोक के क्यों रखी है? दे दो, अगर आपको हित में है, आप हितैषी हैं, तो इसमें आपको कोई नहीं रोका है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका कहना भी अपनी जगह ठीक है देवलाल जी, आपका कहना अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि भाई राज्यपाल संतुष्ट होने वाली तो है नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई उन्हें अगर हस्ताक्षर नहीं करना है तो सरकार को बिल वापस कर दें। वो वापस भी नहीं कर रही हैं, राष्ट्रपति को भी नहीं भेज रही हैं, उन्होंने अपने पास रख लिया है। वो उनका कहना साफ तौर पर यह है कि भाई अगर नहीं कर रहे हैं हस्ताक्षर तो वापस भी तो कर सकते हैं, राज्यपाल वापस भी तो कर सकती हैं। ये सरकार और राज्य भवन के बीच का मामला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है। इसमें जब आपने बिल पेश किया तभी भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ एक स्वर में, एक ध्वनि मत से आपके हर वर्गों के आरक्षण के लिए समर्थन किया। लेकिन उस बीच में हमारे सदस्यों ने वहां पर विधानसभा में इस बात की भी चर्चा की थी कि इसे विधि विशेषज्ञों से राय ले जाए, इस बिल में जल्दबाजी ना किया जाए, जिससे इसको फिर से कोर्ट में कोई चैलेंज ना कर सके, कोई इस पे याचिका ना लगा सके। इस संबंध में विधि सम्मत न्यायिक सत्यापित कराकर इस बिल को भेजा जाए। लेकिन इनको भानु प्रतापपुर उपचुनाव में फायदा लेना था, इसलिए इन्होंने जल्दबाजी में बिल पेश कर दिया। राजभवन से सवाल पूछे गए, निश्चित ही अगर आप किसी आम आदमी से भी हस्ताक्षर करवाने जाओगे तो पूछेगा जरूर किस चीज के हस्ताक्षर करने हैं। तो ये राज्यपाल जैसे महामहिम को बोलने लग गए, उनके ऊपर आरोप लगा दिए कि उनको सवाल पूछने का कोई अधिकार ही नहीं है। जो लोग संविधान को जानते नहीं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनका ये कहना लाजमी भी है, लेकिन संविधान तो हर वो आम आदमी को अधिकार देता है कि विधिक सलाह लेकर अपने हस्ताक्षर करने के पहले सारी चीजों को संविधान अनुरूप है कि नहीं जान ले। बिल्कुल 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 सही कहा आपने देवलाल जी। चलिए डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़े हुए, मैं उनसे एक सवाल कर लेता हूं। चंद्राकर जी, जिस तरीके से आप अब ये पूरा प्रकरण हम देख रहे हैं कि ये सरकार बनाम राजभवन की जो लड़ाई देखने को मिल रही है आरक्षण को लेकर के, जो पेच फंसा हुआ है, और अभी हाल ही में राजभवन से भी एक पत्र जारी हुआ है और उसमें यह कहा गया है कि भाई विधिक सलाहकारों को लेकर के जिस तरह की अनर्गल बयानबाजी हो रही है वो पूरी तरह से गलत है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, डिले इज नॉट ए जस्टिस। जी, किसी भी संगत में न्याय संगत नहीं कहा जा सकता अगर देर होती है। देर तो हो रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे जी, तो 3 राज्य उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये नवीन राज्य के रूप में इनका अस्तित्व आया। लेकिन नवंबर के महीने में झारखंड की भी विधानसभा 77% आरक्षण का बिल बना करके पास करके महामहिम गवर्नर जी के पास भेज चुके, वो भी राजभवन में अटका हुआ है। छत्तीसगढ़ में आया है ये दिसंबर में जी। तो मूल बात ये है यहां पर कि इसमें कहीं दोनों राजनीतिक दल, चाहे सत्ताधारी या अपोजिशन पार्टी, विधानसभा के फ्लोर में तो नेता प्रतिपक्ष का कहना था कि कुछ संशोधन के साथ हम इस विधेयक के समर्थन में हैं जी, और वो 77 जो संख्या है परसेंट है उसको और ज्यादा बढ़ाने की बात किए थे। ये सब पुरानी बातें हो गई। लेकिन आज सवाल ये है कि उन गार्जियनों का, महामहिम कुलपति जी, महामहिम कुलाधिपति भी हैं, और कुलाधिपति होने के कारण चाहे वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हो, बीएड का हो, या फिर कह सकते हैं तरह तरह के जो बच्चों का काउंसलिंग होना है, जो दूसरे सेमेस्टर, चौथे सेमेस्टर, 5वें सेमेस्टर में हैं, जिनके गार्जियन लोग बैंकों से लोन लेकर के इंटरेस्ट पटा रहे हैं जी। तो यहां पर लोकतंत्र में संरचनाएं भी होती हैं, संस्थाएं भी होती हैं और संवैधानिक पद भी होते। तो ऐसी जब विषम परिस्थिति आती है
तो भारत के बहुत ही प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर MP पाइसी को मैं याद करना चाहूंगा। जी। उनका कहना था कि राज्यपाल मंत्रिमंडल का सूझबूझ वाला परामर्शदाता है, जी। जो राज्य की अशांत राजनीति में शांत वातावरण पैदा कर सकता है। और इसके लिए संविधान के 168 अनुच्छेद में प्रावधान है कि जब भी महामहिम को अपने विवेक का प्रयोग करना है तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद से वो परामर्श कर सकता है या कर सकती है, और जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होंगे। जी। तो राजभवन में मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर लिया जाए, या सौजन्य भेंट के लिए मुख्यमंत्री जी स्वयं राज्य महामहिम से समय ले और ये 10 प्रश्न उधर से आ रहा है, इधर से जवाब जा रहा है, फिर उधर से आएगा, फिर जाएगा। तो यहां ST, SC, OBC, माइनॉरिटी या जिनको भी रिजर्वेशन मिल रहा है, उन सब वर्ग के जो यूथ बच्चे हैं वो बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब डिसीजन हो, और डिसीजन होने के बाद हम लोगों की जो तपस्या है, मेहनत करके करियर बनाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट की तो बात ही दूर है अभी जी। या अपॉइंटमेंट के मसले के ऊपर जो परीक्षा परिणाम भी निकल गया है उसको घोषित करने में टाइम लग रहा है। तो डिले इज नॉट जस्टिस, दिव्यांशु जी। यहां पर सबकी महती जिम्मेदारी है, और दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके यहां पर ऐसा ही अवसर आता है, समय आता है जब ये लोग स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी से सीख लें या फिर स्वर्गीय वाजपेयी जी से सीख लें कि राष्ट्र हित और प्रदेश हित की बात आती है तो न विपक्षी दल न सत्ताधारी, वहां पर प्रदेश का और देश का हित सर्वोपरि होता है। दिव्यांशु जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने चंद्राकर जी, ये बात बिल्कुल सही है कि देश और प्रदेश का हित, जो जनता है उसका हित सर्वोपरि है। चलिए मैं इसी पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा सत्यप्रकाश जी से। सत्यप्रकाश जी, ये जो पत्राचार हम होता हुआ देख रहे हैं कि इधर से उन्होंने 10 सवाल भेजे, उसके जवाब आ रहे हैं, फिर एक बार यही प्रोसेस रिपीट होगा, तो इसके बजाय जो सुझाव अभी चंद्राकर जी ने दिया कि मुख्यमंत्री को स्वयं पहल करनी चाहिए, वो जाएं, राज्यपाल से मिलें, उनसे समय लें, चर्चा करें, क्या ये चीज नहीं हो सकती? क्या ये चीज नहीं होनी चाहिए सत्यप्रकाश जी? जी देखिए, अजय चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार है, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक है। उन्होंने अच्छा सुझाव दिया है। तो मुख्यमंत्री जी ने जब भी राजभवन से, चाहे वो पत्र के माध्यम से हो, चाहे वो व्यक्तिगत हो, जैसे भी जब भी उनको बोला गया है, देखिए एक समारोह में भी मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय की मुलाकात हुई, उसमें भी राज्यपाल महोदय ने बोला था कि आप बिल पास कर दीजिए, हम उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। तो जब जैसे भी मौके व्यक्तिगत तौर पर हो, पत्र के माध्यम से हो, मुख्यमंत्री तो हमेशा एक कदम आगे पहल कर रहे हैं। आप देखिए, उन्होंने बोला विशेष सत्र, तुरंत विशेष सत्र बुलाया। उन्होंने बोला कि हम तुरंत हस्ताक्षर कर देंगे। जिस दिन विशेष सत्र में पास हुआ उसी दिन हमारे जो वरिष्ठ मंत्रीगण है उन लोग तुरंत राजभवन गए, वहां दे के आए। तो हम लोग तो एक कदम आगे चल रहे हैं, राजभवन जो भी बोलता है उससे हम एक कदम आगे पहल कर दे रहे हैं। तो हमारी तरफ से तो कोई नहीं, मगर ये देखिए अभी मैं थोड़ा सा इनके जो प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जी बैठे हैं, मैं उनकी कुछ बातों को जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने बोला कि हम कांग्रेस पार्टी को या सरकार को राजभवन पे भरोसा नहीं, देखिए हमको राजभवन पे पूरा भरोसा है, राज्यपाल महोदय पर पूरा भरोसा है, उनपे हम ना कोई शक करते, कोई संवैधानिक पद, और ना शक करना चाहिए, हम लोग नहीं करें। हमारी बस ये है कि भाजपा जो है वो पूरा षड्यंत्र कर रही है, वो एक अनैतिक दबाव राजभवन के ऊपर बना रही है। राज्यपाल महोदय इसमें कुछ भी मतलब रोल नहीं है कि वो हस्ताक्षर जानबूझ के नहीं कर रही है या करना नहीं चाहती। ये सिर्फ और सिर्फ एक दबाव की राजनीति खेली जा रही है भाजपा की तरफ से। और अभी देवलाल ठाकुर जी ने बोला कि आदिवासी समाज को एक पृथक विधेयक बना के 32% दे दिया जाए। तो ये क्या दिखाता है? ये तो भाजपा का साफ एक चेहरा दिखाता है कि वो लोगों समाज के पीछे बंटवारा चाहते हैं। देखिए, आदिवासी को 32% देने के लिए तैयार है, तो ये तो साफ दिखाता है कि ओबीसी के जो 27% जो दे रही है सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, वो इनको पसंद नहीं आ रहा। ओबीसी को 27% पसंद नहीं आ रहा है, एससी का इन्होंने कम कर दिया था, उसको हम लोगों ने 13% किया। तो ये तो साफ दर्शाता है कि ये समाज के बीच एक दूरी पाटना चाहती है, और ये इनको आदिवासी को आरक्षण तो देना, मगर ओबीसी की हो, एससी वर्ग का हो, ईडब्ल्यूएस, वो आरक्षण की इन्होंने बात नहीं कर रहे हैं। आदिवासी को 32%, मगर ओबीसी का 27 अगर हुआ है तो इनको रास नहीं आ रहा है। तो ये साफ दिखाता है कि ओबीसी वर्ग के साथ ये नहीं है, और आदिवासी को 32% दिलाने का हो, ये सिर्फ और सिर्फ एक षड्यंत्र है। देखिए, विधानसभा में अभी अजय चंद्राकर जी ने बोला कि विधानसभा में सर्वसम्मति जब ये पास हो गया, वहां पे इनकी विपक्षी नेता ने इसका समर्थन किया, सभी
विधायकों, भाजपा के विधायकों ने इनका समर्थन किया, तो राजभवन में ऐसा क्या है जो वहां पे नहीं हो रहा है? ये राजभवन, ये बीजेपी वाले भी क्यों नहीं जाते? मुख्यमंत्री तो पहल कर रहे हैं, चाहे पत्र के माध्यम से हो, व्यक्तिगत तौर पे हो, मुख्यमंत्री तो हर बार पहल कर रहे हैं, मगर ये वहां जाके ये क्यों नहीं पहल कर रहे कि दबाव बना राज्यपाल महोदय के ऊपर कि वो जल्द से जल्द हस्ताक्षर करते? उन्होंने जो सवाल भेजे थे उसका भी जवाब तो सरकार ने दे दिया, उसके बावजूद भी इसमें देरी क्यों हो रही है? और ऐसा क्या सलाहकार लोग हैं राजभवन के जो अभी 27 दिन हो गए हैं और अभी तक सलाह नहीं दे पाए हैं राज्यपाल महोदय को? तो ऐसा कौन से सलाहकार वहां बैठे हुए हैं जिनको अभी तक 27 दिन में सलाह नहीं दे पाए? तो ये तो भाजपा के ऊपर साफ और साफ दिखाता है कि भाजपा राजभवन को कंट्रोल कर रही है, ये वहां केंद्र की सरकार के द्वारा उसको कंट्रोल किया जा रहा है। जब राज्यपाल महोदय ने खुद ने बोला था कि विधेयक जैसे ही पास होगा हम वो राजभवन में जैसे ही पहुंचेगा हस्ताक्षर कर देगी, तो जब राजभवन में चला गया उसके बाद उन्होंने सवाल भेजे, उसके भी जवाब चले गए, तो अब किस चीज की देरी है? पत्र के माध्यम से हर चीज दिया जा रहा है, मुलाकात हो रही है, तो अब किस चीज की देरी है? ये साफ और साफ दर्शाता है कि भाजपा नहीं चाहती है कि इसके ऊपर हस्ताक्षर हो। एक तरफ वो कर्नाटक में कर देती है और ये छत्तीसगढ़ में यहाँ पे एक ढोंग दिखाती है, विधानसभा में बोल देती है, मगर बाहर आके जनता के बीच में देखिए दिव्यांशु जी, आप भी इतने बड़े पत्रकार है, समझ रहे कि विधानसभा में समर्थन करती है तो बाहर आके ये इसका समर्थन क्यों नहीं कर रही है राजभवन का? बल्कि इनका तो घेराव करना चाहिए। जैसे आदिवासी 27 कल ही के बात है, आदिवासी समाज ने राजभवन का घेराव किया था, इसकी इससे हस्ताक्षर तो उसका तो इनको भी समर्थन करना चाहिए था। भाई राजभवन का घेराव करिए जाके कि भाई उसके ऊपर हस्ताक्षर क्यों नहीं हो रहे? अगर चलिए ठीक है, बोल रहे कि आदिवासी का 32% कर दे, तो उसी को लेकर चले जाए राजभवन के पास कि कम से कम 32% होगा, कुछ हल निकाल के उसको सिग्नेचर कर दे। पर ये चाहती नहीं है, चाहे वो आदिवासी को चाहे ओबीसी को, चाहती नहीं हस्ताक्षर हो। ये सिर्फ एक राजनीति खेलना चाहती है आने वाले चुनाव के देखते हुए। ठीक है, ठीक है। देवलाल जी, सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, वास्तव में तो आप ये चाहते ही नहीं है कि आरक्षण का बिल पारित हो। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इन्हें कितना मालूम है संविधान के विषय में मैं नहीं जानता, लेकिन दलगत से कोई भी व्यक्ति राजनीति से ऊपर उठ सकता है, संविधान से ऊपर इस देश का कोई भी आदमी नहीं उठ सकता। इस चीज को जानने की आवश्यकता है। और सरकार में कांग्रेस है और राजनीति हम कर रहे हैं, ये कहां तक न्यायोचित है? इस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है श्री भूपेश बघेल जी, अरे देवलाल जी, केंद्र सरकार राजनीति कर रही है, केंद्र में तो आपकी सरकार है ना। अरे सुनिए, सच्चाई सुनने की क्षमता रखिए। जातिवाद के जो जहर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री घोल रहा है, आदिवासियों को ढाल बनाकर एक आदिवासी महिला महामहिम राज्यपाल के राजभवन को नहीं, ये जातिवाद का गेम, जातिवाद का जो खेल है वो भाजपा करती है। देखिए अभी आपने खुद थोड़ी देर पहले बोला 32% आदिवासी को देने के तैयार है, मगर ओबीसी की बात नहीं कर रहे, ओबीसी के आप खिलाफ वो है। तो ये भाजपा का खेल है कि वो जातियों को बांटती है, धर्मों में बांटती है। आपका ये खेल है, आप लोग राजनीति चलती है धर्म से, आप लोग की राजनीति धर्म से शुरू होती है, धर्म पे खत्म होती है। उस विकास की, बेरोजगारी की बात आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री समझ रहा है आपके प्रपंच को। इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को, प्रपंच को आदिवासी समाज समझ चुका है कि जब उसका संवैधानिक अधिकार आदिवासी समाज से भाजपा को समझ देवराज जी एक बात बताइए, प्रपंच क्या है भाई? दिखाया है आप लोगों ने, मुंह की खानी पड़ी है, आदिवासी समाज दिखाया है आपको कि क्या हुआ भानु प्रतापपुर में। आदिवासी समाज किसके साथ है वो आप भानु प्रतापपुर अभी दिखाया आपको आदिवासी समाज ने कि आपका मुख्यमंत्री जातिवाद का जहर घोल रहा है, वर्ग से वर्ग के संघर्ष की ओर छत्तीसगढ़ को ले जा रहा है। अरे जातिवाद का गहर तो आप लोग आप लोग जातिवाद का सत्यप्रकाश जी, धर्म के नाम के अलावा देवलाल जी एक बात बताइए, देवलाल जी एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि प्रपंच खेल रहे हैं, कौन सा प्रपंच खेल रहे हैं भाई? क्या भाई आपने सत्र का बोला, विशेष सत्र बुलाया गया, वही तो मैं जानना चाहता हूं। विशेष सत्र भी बुला लिया, जवाब दे रहे हैं, पारित भी हो गया, उसके बाद उन्होंने 10 जो सवाल पूछे, 10 सवालों के 10 जवाब भी दे दिया, उसके बाद अब क्या दिक्कत है? एक एक करके पूछ लीजिए, मैं बता देता हूँ, एक एक करके पूछ लीजिए। ऐसा दोनों एक साथ पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा, एक एक करके पूछिए जी, और संविधान के अनुरूप ही बोलूंगा मैं, जो भी बोलूंगा पूछिए। मैं यही पूछ रहा हूं, अभी आपने जैसे बोला ना कि भाई प्रपंच कर रहे हैं, भाई प्रपंच क्या कर रहे हैं? सत्र भी बुला लिया, पारित भी हो गया, 10 सवाल भेजे, जवाब भी दे दिया, अब क्या दिक्कत है? जवाब दिए नहीं ना जनाब, अगर जवाब दिए होते तो आरक्षण में साइन नहीं हो गए होते। आपके पास सुप्रीम कोर्ट में कहीं एक निर्देश जारी हुआ, पूरे डाटा उनकी बात तो सुनने को सुनेंगे ही नहीं। अगर आप प्रतिष्ठित चैनल में बैठ के गलत बात बोलेंगे तो बोलना पड़ेगा ना कि जवाब दोनों एक साथ बोलेंगे तो कैसे सुनाई देगा? संविधान को समझेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? दिव्यांशु जी बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, सत्यप्रकाश जी मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, ओबीसी का क्वांटिफाइबल डाटा है ही नहीं, आपने कहां से ले आया क्वांटिफाइबल डाटा?
आपने जब सदन में पारित किया आरक्षण तो वहां पर क्वांटिफाइबल डाटा क्या सदस्यों को दिया? क्या राज्यपाल महोदय राजभवन जब आपने बिल भेजा तो आपके मंत्री ही चले गए चपरासी बनकर, वहां पे कोई व्यक्ति नहीं था, जबकि सदन की मर्यादा है कि जो विधानसभा का अध्यक्ष देखिए होता है, ये वो इसमें ठीक है, ठीक है, ठीक है। देवलाल जी ने एक वैलिड पॉइंट उठाया, एक वैलिड पॉइंट उठाया उन्होंने, क्वांटिफाइबल डेटा, क्वांटिफाइबल डेटा। गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जी जी सत्यप्रकाश जी बोलिए बोलिए। ये गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वरिष्ठ मंत्रियों के लिए, सरकार के मंत्रियों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ये। आप इस टाइप से अगर करेंगे, आप सरकार के ऊपर, राज्यपाल के ऊपर आरोप लगा सकते हैं कि उसको पूछने का अधिकार नहीं है, उसको ये करने का अधिकार नहीं है। एक आम मानवी को भी आप पेपर दोगे साइन करने के लिए तो वो भी आपसे पूछेगा कि इस पर क्या लिखा हुआ है, इसके मायने क्या है, विधान सम्मत है कि नहीं है, विधि सम्मत है कि नहीं है, उसको विधि सलाह लेने का अधिकार है। तो राज्यपाल जैसे को अधिकार नहीं है सारी कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जनता को। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने देवलाल जी। और राजभवन से भी एक पत्र जारी हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि भाई जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, अनर्गल बयानबाजी जो हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। चलिए, समय की बात है। आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हस्ताक्षर को लेकर के सियासत देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में। ये देखने वाली बात है कि भाई आखिर राज्यपाल कब तक हस्ताक्षर करेंगी, क्योंकि इस वजह से ऐसे कई बच्चे हैं, ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनका भविष्य भी अधर में लटक गया है। तो अब यह देखना होगा कि कब जाकर के ये गतिरोध समाप्त होता है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।